Friends, this is another session of relativity in which we will discuss about relativity of length and time. दोस्तों, आपेक्षिकता का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लंबाई एवं समय की आपेक्षिकता के बारे में अध्ययन करेंगे. In this lecture, we will discuss about relativity of length, relativity of time and twin paradox. तो हम हमारे इस लेक्चर में लंबाई की आपेक्षिकता, समय की आपेक्षिकता एवं ट्विन पैराडॉक्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. So first of all, relativity of length और लॉरेंज फिट्जजेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले लंबाई की आपेक्षिकता या लॉरेंज फिट्जजेराल्ड लंबाई संकुचन. So relativity of length और लॉरेंज फिट्जजेराल्ड लेंथ contraction. So here we have two inertial system. One is represented by S and another one is S dash. The inertial frame S dash moving with velocity v in positive x direction, whereas S is stationary. तो यहां पर हमने दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र लिए हैं, S एवं S डैश. S विरामावस्था में है जबकि S डैश S के सापेक्ष x दिशा में v वेग से गतिशील है. So let S and S dash be two inertial frame of reference and S dash is moving with velocity v with respect to S along पॉजिटिव x डायरेक्शन. माना S एवं S डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं एवं S डैश S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है. Here we have a rod and this rod is placed parallel to x-axis and this rod is at rest in frame S dash. तो हमने यहां पर एक छड़ मानी है. यह छड़ x अक्ष के समांतर स्थित है एवं छड़ निर्देश तंत्र S dash में विरामावस्था में है. So let a rod be placed parallel to x-axis and this rod be at rest in frame S dash. माना x अक्ष के समांतर एक छड़ है तथा यह छड़ निर्देश तंत्र S डैश में विरामावस्था में है. अब इस रॉड के जो एंड पॉइंट हैं, इसके जो अंत बिंदु हैं, वो फ्रेम S डैश में x1 डैश एंड x2 डैश एंड इसी छड़ के या इसी रॉड के एंड पॉइंट्स या अंत बिंदु निर्देश तंत्र S में x1 एवं x2 हैं. If x1 dash and x2 dash be the x coordinates of the end points of this rod, यदि इस छड़ के अंत बिंदुओं के x निर्देशांक x1 डैश एवं x2 डैश हो तो लेंथ ऑफ रॉड इन सिस्टम S डैश. तो निकाय S डैश में छड़ की लंबाई. तो रॉड की लेंथ कैसे निकालोगे? x2 डैश माइनस x1 डैश. सो निर्देश तंत्र S डैश में छड़ की लंबाई L नॉट x इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश. और ये जो L नॉट x है, दिस इज प्रॉपर लेंथ या L नॉट x उचित लंबाई है. ये डायग्राम अभी हमने दिखाया था. L नॉट x इज प्रॉपर लेंथ. L नॉट x छड़ की उचित लंबाई है.
It is the length of rod measured in its rest frame. यहां छड़ की वह लंबाई है जो कि विरामावस्था में स्थित फ्रेम में मापी जाती है. The length measured by an observer at rest with respect to the rod is known as proper length. तो उचित लंबाई वह लंबाई है जो कि विरामावस्था में स्थित प्रेक्षक द्वारा छड़ के सापेक्ष मापी जाती है. सो एस डैश में रॉड हमारी स्टेशनरी है. तो इस स्टेशनरी फ्रेम के अंदर जो रॉड की लेंथ होगी, जो छड़ की लंबाई होगी, वह वास्तव में उचित लंबाई होगी, प्रॉपर लेंथ होगी. If x1 and x2 be the x coordinates of the end points of the rod in frame S, यदि फ्रेम S में छड़ के अंत बिंदुओं के निर्देशांक x1 एवं x2 हो तो लेंथ ऑफ रॉड इन सिस्टम S, तो निकाय S में छड़ की लंबाई, इसको Lx बोल देते हैं. एंड Lx क्या होगा? x2 माइनस x1. सो Lx इज इक्वल टू x2 माइनस x1. सो L नॉट x इज x2 डैश माइनस x1 डैश. एंड L नॉट x हमारा प्रॉपर लेंथ थी छड़ की, जो कि फ्रेम S डैश के अंदर छड़ की लंबाई है. वेयर एज Lx is the length of rod in system S, जबकि निकाय S में छड़ की लंबाई Lx है. Now from Lorentz transformation, so Lorentz रूपांतरण से x dash is equal to gamma into x minus vt. Here gamma is a constant and its value is 1 upon root of 1 minus v square by c square. यहां गामा एक नियतांक है जिसका मान 1 upon root of 1 minus v square by c square होता है. So x1 dash is equal to gamma into x1 minus vt and x2 dash is equal to गामा इंटू x2 माइनस vt. क्योंकि छड़ के जो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो हम सेम टाइम पर मेजर करते हैं, एक ही समय पर मापते हैं. तो टाइम हमारा कांस्टेंट है, मींस दोनों केस में हमने t को t ही लिया है, t को t1 एंड t2 नहीं लिया है. सो x1 डैश की वैल्यू ये होगी जबकि x2 डैश की वैल्यू ये होगी. Now x1 dash equal to gamma into x1 minus vt था, x2 dash is equal to gamma into x2 minus vt है. एंड ऑल्सो L नॉट x is equal to x2 dash minus x1 dash. अब x2 dash की वैल्यू ये एंड x1 dash की वैल्यू ये वैल्यूज हम अगर यहां पर रखें सो L नॉट x या प्रॉपर लेंथ हमको मिलेगी L नॉट x is equal to gamma into x2 माइनस vt माइनस गामा इंटू x1 माइनस vt. अब यहां पर गामा कॉमन आ जाएगा और जैसे आप गामा को कॉमन लोगे इन ब्रैकेट x2 माइनस vt माइनस x1 प्लस vt. सो vt से vt कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी गामा इंटू x2 माइनस x1. सो L नॉट x इज इक्वल टू gamma into x2 minus x1, whereas Lx is equal to x2 minus x1. So x2 minus x1 हमारा Lx है, so इसको Lx से रिप्लेस कर दो. So L नॉट x is equal to gamma into Lx. So this will be
the value of L naught x, or Lx is equal to L naught x upon gamma, since gamma is equal to 1 upon root of 1 minus v square by c square. So if we substitute this value of gamma from here to here, then Lx is equal to L naught x into root of 1 minus v square by c square. It means Lx is less than L naught x. So लेंथ हमारी रिड्यूस होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, संकुचित होगी. Thus, the length of rod seems to be contracted when measured by a moving observer along the direction of length of the rod, and this contraction will be in the ratio of 1 is to root of 1 minus v square by c square. अतः जब प्रेक्षक गतिमान हो तथा वह छड़ की लंबाई की दिशा में गति करता है, तो प्रेक्षक को छड़ की लंबाई संकुचित दिखाई देती है तथा यह संकुचन 1 is to रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के अनुपात में होता है. तो फ्रेम हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था एंड रॉड भी हमारे इसी डायरेक्शन के पैरेलल रखी हुई थी, इसलिए हमको छड़ की लंबाई संकुचित दिखाई देगी, लेंथ हमको कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगी. और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ और लॉरेंट फिट्जगेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. नाउ we place a rod perpendicular to the direction of motion of the frame. अब हम किसी छड़ को जिस दिशा में फ्रेम गतिमान है उसके लंबवत दिशा में रखते हैं. तो हमारे पास में एक फ्रेम ये है और दूसरा फ्रेम हमारा ये है. ये फ्रेम हमारा स्टेशनरी है, जबकि एस डैश एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है. सो एस डैश इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एस इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v. नाउ वी प्लेस a rod perpendicular to the direction of motion of the frame S dash. अब हम एक छड़ को S dash की गति की दिशा के लंबवत रखते हैं. Let a rod be placed perpendicular to the direction of inertial frame, that is parallel to y-axis, and this rod be at rest in frame S dash. माना जड़त्वीय निर्देश तंत्र की लंबवत दिशा में एक छड़ स्थित है, अर्थात छड़ y अक्ष के समांतर है तथा यह छड़ निर्देश तंत्र S डैश में विरामावस्था में है. तो फ्रेम एच डैश एंड इस फ्रेम एच डैश के अंदर ये रॉड हमारी स्टेशनरी है, विरामावस्था में है, रेस्ट में है. नाउ द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स इन फ्रेम एच डैश बी y1 डैश एंड y2 डैश, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स of this rod in frame S be y1 and y2. माना इस छड़ के
अंत बिंदुओं के y निर्देशांक निर्देश तंत्र S में y1 एवं y2 हैं। If y1 dash and y2 dash be the y coordinates of the end points of this rod, माना इस छड़ के अंत बिंदुओं के y निर्देशांक y1 dash एवं y2 dash हैं, and these coordinates are in frame S dash, तथा यह निर्देशांक निर्देश तंत्र S dash में है। So the length of rod in system S dash or proper length, अतः निकाय S dash में छड़ की लंबाई या उचित लंबाई L0 y is equal to y2 dash minus y1 dash. So L0 y is equal to y2 dash minus y1 dash. If y1 and y2 be the y coordinates of the end points of the rod in frame S, यदि निर्देश तंत्र S में छड़ के अंत बिंदुओं के y निर्देशांक y1 एवं y2 हो तो लेंथ ऑफ रॉड इन सिस्टम S, निकाय S में छड़ की लंबाई Ly is equal to y2 minus y1. So Ly is equal to y2 minus y1. But from Lorentz transformation, परंतु लॉरेंज रूपांतरण से y dash equal to y, it means y1 dash is equal to y1 and y2 dash is equal to y2. So y2 minus y1 is equal to y2 dash minus y1 dash. But L0 y is equal to y2 dash minus y1 dash and Ly is equal to y2 minus y1. So ये हो जाएगा हमारा L0 y and this will be Ly. It means Ly is equal to L0 y. So जिस डायरेक्शन में हमारा फ्रेम मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम किसी रॉड को रख दें तो उस रॉड की लेंथ चेंज नहीं होती है, वो वही बनी रहती है या वही दिखाई देती है जो कि एक्चुअल में थी। इट मीन्स इफ अ रॉड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्रेम, देन there will be no change in the length of the rod. Thus, the length of rod remain unchanged in a direction perpendicular to the direction of motion. अर्थात गति की दिशा के लंबवत दिशा में छड़ की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि Lx की वैल्यू हमने निकाली थी L0x रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो अगर रॉड को हम जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव कर रहा है उसके पैरेलल डायरेक्शन में अगर रखते हैं तो उसकी लेंथ 1:2 रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, संकुचित हो जाती है। और अगर उसी रॉड को फ्रेम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखोगे तो छड़ की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, छड़ की लंबाई अपरिवर्तित दिखाई देगी।
In general, the length of rod seems to be contracted in the direction of motion by a factor root of 1 minus v square by c square, and it remain unaffected perpendicular to the direction of motion. सामान्यतः या व्यापक रूप में छड़ की लंबाई गति की दिशा के अनुदिश रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से संकुचित होती है तथा गति की दिशा के लंबवत दिशा में यह अपरिवर्तित रहती है, अप्रभावित रहती है। दिस इज लॉरेंज फिट्जगेराल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यह लॉरेंज फिट्जगेराल्ड लंबाई संकुचन कहलाता है। अब यहां पर हमने एक स्क्वायर दिखाया है। अगर स्क्वायर किसी फ्रेम में रखा हो और वो फ्रेम या सिस्टम मूव करता है तो हमने कहा था कि वाई डायरेक्शन में लेंथ चेंज नहीं होती है, जबकि एक्स डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, संकुचित हो जाती है। सो दिस स्क्वायर विल बी सीन एज रेक्टेंगल। तो यह वर्ग हमें एक आयत के रूप में दिखाई देगा। सिमिलरली, if we place a circle in a frame which is moving in x direction with respect to a stationary frame, then this circle seems to be an ellipse. अब यदि हम किसी ऐसे निर्देश तंत्र में एक वृत्त रखें जो किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष x दिशा में गतिशील है, तो यह वृत्त हमें एक दीर्घ वृत्त के रूप में दिखाई देगा। नाउ रिलेटिविटी ऑफ टाइम और टाइम डायलेशन। समय की अपेक्षिकता या काल विस्फारण। सो रिलेटिविटी ऑफ टाइम, समय की अपेक्षिकता और टाइम डायलेशन। अब यहां पर हमने दो फ्रेम दिखाए हैं, S and H dash. S and H dash are two inertial frame of reference. Out of these two frames, S is stationary, whereas S dash is moving with velocity v with respect to S in positive x direction. तो S एवं S डैश में से S हमारा विरामावस्था में है, जबकि S डैश S के सापेक्ष v वेग से धनात्मक x दिशा में गतिशील है। Now we have an event P which is happening at time t1 dash at x dash in frame S dash. अब यहां पर हमने एक घटना P मानी है। यह घटना निर्देश तंत्र S डैश में x डैश स्थिति में t1 डैश समय पर होती है। Similarly, this is an another event which is at x dash in frame S dash and it is happening at time t2 dash. इसी प्रकार एक अन्य घटना Q है जो निर्देश तंत्र S डैश में x डैश स्थिति में t2 डैश समय पर घटित होती है। So let the two events P and Q occur at the same place x dash but at different time t1 dash and t2 dash respectively
इन एस डैश। माना P एवं Q दो घटनाएं निर्देश तंत्र S डैश में एक ही स्थिति X डैश पर घटित होती है, जबकि इनके समय भिन्न भिन्न हैं तथा ये समय T1 डैश एवं T2 डैश हैं। टाइम इंटरवल इन S डैश और प्रॉपर टाइम इंटरवल। अतः दोनों घटनाओं में निर्देश तंत्र S डैश में समय अंतराल या उचित समय अंतराल डेल्टा T डैश इज इक्वल टू T2 dash minus T1 dash, and this delta T dash is known as proper time interval. So delta T dash हमारा उचित समय अंतराल है and this proper time interval is represented by T naught. इस उचित समय अंतराल को हमने T naught कहा है। The time interval between the two events that occur at the same place in an observer's frame of reference is known as proper time interval. दो घटनाएं जो प्रेक्षित निर्देश तंत्र में एक ही स्थिति में घटित होती हैं के मध्य समय अंतराल उचित समय अंतराल कहलाता है। सो ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स एस डैश फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। इस एस डैश फ्रेम के अंदर P एंड Q दो इवेंट्स हैं, P एंड Q दो घटनाएं हैं जो दोनों एक ही स्थिति पर घटित हो रही हैं और वो जो स्थिति है वो हमारी एक्स डैश है। तो इन दोनों घटनाओं के मध्य समय अंतराल दैट इज T2 डैश माइनस T1 डैश विल बी प्रॉपर टाइम इंटरवल, उचित समय अंतराल होगा। नाउ ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। अब इवेंट P फ्रेम S के अंदर T1 टाइम पर हो रही है एंड इवेंट Q फ्रेम S के अंदर T2 टाइम पर घटित होता है। लेट इवेंट्स P एंड Q हैपन इन फ्रेम S at time T1 and T2 respectively. Let these events occur at time T1 and T2 respectively in frame S. माना ये घटनाएं निर्देश तंत्र S में T1 एवं T2 समय पर घटित होती हैं। So time interval between these two events in frame S, अतः इन घटनाओं के मध्य निर्देश तंत्र S में समय अंतराल डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, बट फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, परंतु लॉरेंज रूपांतरण से T इक्वल टू गामा इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। अब T डैश की जगह हम T1 डैश रखते हैं, सो टाइम हमको T1 मिलेगा एंड T डैश की जगह T2 डैश रखोगे तो टाइम T2 मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पर या एक ही स्थिति पर घटित हो रही हैं, इसलिए एक्स डैश में कोई चेंज नहीं होगा। So T1 equal to gamma into T1 dash plus Vx dash upon C square and T2 equal to gamma into T2 dash plus
Vx dash upon c square. Now delta t, that is t2 minus t1, will be gamma into t2 dash minus t1 dash. क्योंकि t2 में से t1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो गामा हमारा कॉमन हो जाएगा एंड vx डैश बाई सी स्क्वायर से vx डैश बाई सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू गामा इंटू t2 डैश माइनस t1 डैश. बट t2 minus t1 is delta t and t2 dash minus t1 dash is delta t dash or t naught. So delta t dash equal to t2 dash minus t1 dash is equal to t naught. So ये वैल्यूज अगर हम यहां पर रखें then delta t equal to gamma into t naught. But gamma is equal to 1 upon root of 1 minus v square by c square. So गामा की ये जो वैल्यू है हम यहां पर पुट कर दें. So delta t equal to t naught divided by root of 1 minus v square by c square. So delta t equal to t naught upon root of 1 minus v square by c square. नाउ अगर इसको हम न्यूमिनेटर में ट्रांसफर करें सो डेल्टा टी इक्वल टू टी नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ. और इसको अगर बाइनोमियल से एक्सपांड करोगे सो ये पावर हमारी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी. सो डेल्टा टी इक्वल टू टी नॉट इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर. यहां पर हमने वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की जो हायर पावर है उनको नेग्लेक्ट कर दिया है, उनको नगण्य मानकर छोड़ दिया है बिकॉज v इज वेरी मच लेस देन c. जिसका कारण यह है कि निर्देश तंत्र s डैश का वेग प्रकाश के वेग c की तुलना में अत्यंत कम होता है. So it is clear from this equation that delta t is greater than t naught. तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि डेल्टा टी का मान टी नॉट की तुलना में अधिक होगा. Thus, the time interval t naught appears to be dilated by a factor 1 upon root of 1 minus v square by c square to an observer in motion with respect to the events. अतः समय अंतराल टी नॉट का मान किसी घटना के सापेक्ष गतिशील प्रेक्षक को 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के रूप में विस्फारित दिखाई देता है. The time interval t naught appears to be dilated by a factor 1 upon root of 1 minus v square by c square to an observer in motion with respect to the events. तो जो हमारी घटनाएं हैं उन घटनाओं के सापेक्ष यदि कोई प्रेक्षक गतिशील है तो उस प्रेक्षक को समय अंतराल t naught का मान 1 upon root of 1 minus v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के गुणक के रूप में विस्फारित दिखाई देता है. So, a moving clock always appears to go slow with respect to an observer at rest. अतः एक गतिशील घड़ी सदैव किसी स्थिरावस्था में स्थित प्रेक्षक को धीमी चलती महसूस होती है. तो अगर कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो उसको गतिमान घड़ी सदैव धीमी चलती हुई महसूस होती है. क्लॉक हमारी मूव कर रही है
ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो वो जो क्लॉक होगी वो ऑब्जर्वर को धीमी चलती हुई दिखाई देगी। नाउ ट्विन पैराडॉक्स, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन। तो काल विस्फोरण का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जिसे हमने ट्विन पैराडॉक्स कहा है। सो ट्विन पैराडॉक्स, ट्विन मीन्स जुड़वा। तो दो जुड़वा बच्चे हैं, उनके आधार पर हम टाइम डायलेशन को प्रूव करते हैं। लेट देयर बी टू ट्विन्स P and Q, both of age 20 years। माना P एवं Q दो जुड़वा बच्चे हैं, दोनों की उम्र 20 साल है। Let P be at rest at the origin of frame S। माना P निर्देश तंत्र S में मूल बिंदु पर विरामावस्था में है। तो P हमारा रेस्ट में है, P एक ऐसे फ्रेम में है जो कि रेस्ट पर है, विरामावस्था में है। एंड Q ट्रेवल्स इन अ स्पेसशिप S डैश फॉर 1 ईयर अलोंग X डायरेक्शन। तथा Q किसी अंतरिक्ष यान S डैश में X दिशा में 1 साल तक गति करता है। If velocity of S dash be v equal to रूट 3/2 c, यदि S डैश का वेग v equal to रूट 3/2 c है, here c is the velocity of light, यहां c प्रकाश का वेग है, तो p हमारा स्टेशनरी भी है, जबकि q हमारा एक ऐसे स्पेसशिप में बैठा है जो कि x दिशा में गति कर रहा है, और उस स्पेसशिप की जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो रूट 3/2 c है। तथा q इस अंतरिक्ष यान में, ये स्पेसशिप में x दिशा में 1 साल तक गति करता है। Q returns back with the same velocity when 1 year passed away in his clock। तो जब Q की घड़ी में 1 साल हो जाता है तो वह पुनः उसी वेग से लौटता है। तो v वेग से वो x दिशा में गति कर रहा था, 1 साल तक वो x दिशा में गति करता है, और जैसे ही Q की घड़ी में 1 साल पूरा हो जाता है वो वापस उसी दिशा में उसी वेग से लौटता है। इसका मतलब Q स्पेसशिप के अंदर 2 साल तक ट्रेवल करता है, अंतरिक्ष यान में 2 साल तक यात्रा करता है। द एज ऑफ Q अकॉर्डिंग टू Q, Q की उम्र Q के अनुसार, तो P एंड Q दोनों की एज 20 ईयर्स थी। Q 1 साल तक स्पेसशिप में x दिशा में गति करता है और 1 साल वापस आने में लेता है। इसका मतलब पहले उसकी उम्र 20 ईयर्स थी, अब 2 साल वो स्पेसशिप के अंदर ट्रेवल करता है, 2 साल अंतरिक्ष यान में गति करता है। तो Q की उम्र Q के अनुसार 20 + 2 = 22 ईयर्स होगी। नाउ फ्रॉम टाइम डायलेशन, काल विस्फोरण से, डेल्टा t = T0 अपॉन रूट ऑफ 1 - v²/c²। हियर T0 इज प्रॉपर टाइम इंटरवल, T0 उचित समय अंतराल है जिसका मान 2 ईयर्स है, 2 साल है, एंड v = रूट 3/2 c। सो v की वैल्यू ये है। नाउ द एज ऑफ Q अकॉर्डिंग टू P,
Q की उम्र P के अनुसार। पहले P एंड Q दोनों की एज 20 थी। अब P ये कहता है कि Q की एज क्या होगी, 20 प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स ये वैल्यू। टी नॉट को हम 2 रख देते हैं एंड V को √3/2c। this will be 20 plus 2 upon root of 1 minus 3c square upon 4c square। तो ये c square से c square कैंसिल हो गया। इन रूट 1 minus 3/4 that is root of 1/4 and root of 1/4 is 1/2। so ये क्या हो जाएगा, 20 plus 2 upon 1/2 और इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 4। इट मीन्स दिस विल बी 20 plus 4 that is 24 years। 24 years। the age of Q according to P के अनुसार Q की उम्र 24 years या 24 साल होगी। नाउ द एज ऑफ P according to P के अनुसार P की उम्र 24 years and the age of P according to Q के अनुसार P की उम्र 22 years। तो P कहता है कि मेरी उम्र 24 साल है, जबकि Q ये कहता है कि तेरी उम्र 22 साल है। तो इस तरह से जो दो जुड़वा बच्चे थे जिनकी उम्र 20 साल थी, स्पेसशिप में बैठने के बाद में Q और P दोनों की एज डिफरेंट हो जाती है। एक की उम्र 22 साल है और दूसरे की उम्र 24 साल है। तो दोनों की एज का कुछ कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है और ये जो अंतर है, ये जो परिवर्तन है, इसको हम ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। Thus the two twins are now not of the same age. One of them appears to be younger than the other। इस प्रकार दो जुड़वा बच्चे अब समान उम्र के नहीं होंगे। उनमें से एक दूसरे की तुलना में कम उम्र का होगा या छोटा होगा। दिस इज नोन एज ट्विन पैराडॉक्स। यह घटना ट्विन पैराडॉक्स कहलाती है। यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इसमें हमने रिलेटिविटी ऑफ लेंथ, रिलेटिविटी ऑफ टाइम दैट इज टाइम डायलेशन एंड ट्विन पैराडॉक्स के बारे में स्टडी किया है। गुड बाय।